प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लागत की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बच्चों लागत का अर्थ, यानी कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में, निर्गत का मतलब बच्चों आउटपुट, तैयार करने में प्रयुक्त आगतों यानी इनपुट पर जो भी कुछ व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के निर्माण पर किए गए कुल व्यय का योग लागत कहलाता है बच्चों। अर्थात हम किसी वस्तु को जब बनाते हैं तो उसमें जितनी भी वस्तुएं हम प्रयोग में लेते हैं बच्चों, उन पर जो खर्चा करते हैं वो हमारी लागत कहलाती है। अब लागत के सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं: सामाजिक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। सबसे पहले आता है बच्चों सामाजिक लागत, जिसमें वे सभी त्याग और कष्ट शामिल किए जाते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान वहन करता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि से स्वास्थ्य को हानि। इसी प्रकार उद्यम अथवा विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है वे भी इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार से वे सभी सामाजिक लागतों का रूप होती हैं। इनका ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है बच्चों। अर्थात जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो समाज को जो कष्ट और त्याग सहने पड़ते हैं बच्चों उत्पादन के दौरान, जैसे हमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इन पर स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये अल्पकाल में नज़र नहीं आते, ये दीर्घकाल में नज़र आते हैं। इसलिए इनका सही प्रकार से अनुमान लगाना कठिन होता है कि कितनी लागतें इस पर आती हैं। दूसरा अवसर लागत, इसे वैकल्पिक आय भी कहते हैं। यह प्राय दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। उत्पादन का एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोग में लाया जा सकता है। किसी भी साधन को उनके वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है, तो वह उसकी अवसर लागत कहलाता है। जैसे किसी मजदूर को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है और यदि उसी कार्य के लिए अन्य स्थान पर 500 रुपये मजदूरी मिल रही है तो उसे 100 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा इस कार्य में बनाए रखने के लिए। तो जो अतिरिक्त वहन कर रहे हैं बच्चों वो हमारी अवसर लागत कहलाती है, यानी वर्तमान आय माइनस वैकल्पिक आय। यानी जब किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान पर अधिक पारिश्रमिक मिल रहा हो बच्चों, तो न्यूनतम राशि उसको चाहिए उतनी, तो उसको उतने बनाए रखने के लिए जो हम भुगतान करते हैं वो उसकी अवसर लागत कहलाएगी। मौद्रिक लागत, किसी भी उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नकद के रूप में व्यय करना पड़ता है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। अर्थात उत्पादन के साधनों को नकद के रूप में जो धनराशि चुकाई जाती है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। अर्थात बच्चों जब हम उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लेते हैं और उसके बदले जो राशि चुकाते हैं नकद में, वो हमारी मौद्रिक लागत कहलाती है। जैसे हम भूमि के बदले लगान यानी किराया चुकाते हैं, पूंजी के बदले ब्याज चुकाते हैं, श्रम के बदले मजदूरी चुकाते हैं, प्रबंध के बदले वेतन चुकाते हैं और उद्यमी को लाभ। लेखे के आधार पर लागत के भाग, लेखे के आधार पर लागत को 2 भागों में बांटते हैं बच्चों: व्यक्त लागत या स्पष्ट लागत। ऐसी लागतें जिनका नकद भुगतान किया जाता है वे लागतें हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, जैसे कच्चे माल का क्रय, ब्याज का भुगतान, मजदूरी का भुगतान इत्यादि। यानी बच्चों जो नकद में भुगतान की जा रही हैं और हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं वो सारी हमारी व्यक्त लागत हैं। जैसे कच्चा माल खरीदा, ब्याज चुकाया, मजदूरी चुकाई। अवसर लागत या इसे अस्पष्ट लागत भी कहते हैं या अव्यक्त लागत भी कहते हैं बच्चों। ऐसी लागतें
उद्यमी व्यापारी स्वयं की होती हैं और व्यापारी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता, ये हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती। जैसे व्यापारी के स्वयं का पारिश्रमिक, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं की संपत्ति का मूल्यह्रास। अर्थात ऐसी लागतें जो व्यापारी की स्वयं की होती हैं, किसी अन्य को भुगतान नहीं करने होती बच्चों, वह अस्पष्ट लागत या अव्यक्त लागत कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों समय के आधार पर लागतें देखें। तो देखिए बच्चों, समय दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन में जो पैसे चुकाया जाता है उसको अल्पकालीन लागत बोलते हैं। दीर्घकालीन अवधि में जो चुकाया जाता है वो दीर्घकालीन लागत कहलाती है। जब समय अवधि कम होती है तो अल्पकालीन कहलाती है, और जब समय अवधि ज़्यादा अधिक होती है तो वो दीर्घकालीन कहलाती है। अल्पकालीन लागतें, अल्पकाल में समय कम होता है, इसलिए साधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर साधन। परिवर्तनशील साधनों को चुकाया गया प्रतिफल परिवर्तनशील लागत कहलाता है, और स्थिर साधनों को चुकाया गया प्रतिफल स्थिर लागत कहलाता है, तथा स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग कुल लागत कहलाता है। अल्पकाल में लागतों को फिर इन वापस से 7 भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। यानी अल्पकाल में समय कम होता है, इसलिए साधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन। जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो परिवर्तन, और जो एक समान रहता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता सकता बच्चों, जिसमें कमी या वृद्धि नहीं हो सकती, वो स्थिर साधन कहलाते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों को जो प्रतिफल चुकाते हैं वो कहलाएगा परिवर्तनशील लागत, और स्थिर साधनों के बदले जो चुकाएंगे वो कहलाएगा स्थिर लागत। अब परिवर्तनशील लागतों को भी 7 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला आता है कुल स्थिर लागतें, टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TFC। स्थिर साधनों को चुकाए गए प्रतिफल का योग कुल स्थिर लागत कहलाती है। स्थिर लागतें सदैव समान होती हैं, अर्थात उत्पादन बढ़ने या घटने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उत्पादन शून्य हो तब भी ये लागतें चुकानी होती हैं, जैसे भवन का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन। तो स्थिर लागतें वो हो गई बच्चों जो चुकानी है, उत्पादन नहीं करें तब भी देनी होंगी, यानी उत्पादन शून्य होगा जब भी होंगी। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे उत्पादन की इकाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ाई, और कुल स्थायी लागत 0 उत्पादन किया जब भी 100 रुपये, 1 किया जब भी 100, 2 करा जब भी 100, 3 पे भी 100, 4 पे भी 100, 5 करा जब भी 100 रुपये, यानी जब तक करोगे ये हमेशा सदैव एक 100% क्षमता का तक समान रहती हैं बच्चों। स्थायी लागत का अगर अपन डायग्राम देखें बच्चों, OX अक्ष पे अपन ने उत्पादन मात्रा लिखी, OY पे हमने कुल स्थिर लागत। 100 रुपये दिखा दी उत्पादन, चाहे 1 इकाई करें, 2 करें, 3 करें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव बराबर रहेगी। दूसरा आता है बच्चों औसत स्थिर लागत। यदि कुल स्थिर लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग लगा दिया जाए तो औसत स्थिर लागत ज्ञात हो जाती है। जैसे आप जानते हैं बच्चों, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये लागतें घटती जाती हैं, यानी औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटती जाएंगी। इसलिए औसत लागत वक्र अति परवलयकार या आयताकार या हाइपरबोला होता है। यानी ये आपको ध्यान रखना है बेटा, अति परवलयकार या आयताकार हाइपरबोला होता है। इसका सूत्र होता है बच्चों औसत स्थिर लागत ज्ञात करने का, कुल स्थिर लागत में भाग देंगे उत्पादन मात्रा का। इंग्लिश में लिखें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इजिकल टू TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट में Q यानी क्वांटिटी यानी उत्पादन मात्रा का भाग देंगे। उदाहरण से देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल फिक्स कॉस्ट जो अभी आपने ली थी बच्चों कितनी, 100 रुपये। 100 में 0 का भाग दिया, इन्फिनेटिव आ गया। 100 में 1 का भाग दिया 100, 100 में 2 का भाग दिया, 2 इकाई बना रहे हैं ना बच्चों, तो 2 का भाग दिया तो कितना आया 50। 100 में 3 इकाई बना रहे हैं तो 3 का भाग दिया तो 33.33। 100 में 4 इकाई बनाएंगे तो 25
औसत लागत हो जाएगी। 100 में 5 का भाग दिया तो 20 औसत लागत हो जाएगी। 100 में 6 का भाग दिया तो 16.67, 100 में 7 का भाग दिया तो 14.3। आप देख रहे हैं बच्चों, औसत स्थिर लागत घटती हुई होती है, क्योंकि उत्पादन को जब बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। इसका डायग्राम आप दिखाएंगे बेटा। ओ एक्स अक्ष पे उत्पादन मात्रा, ओ वाई अक्ष पे औसत स्थिर लागत, और ये डायग्राम कैसे होगा बच्चों, गिरता हुआ। तो अब आप समझ गए बच्चों। आज हम इतना रखेंगे, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।